हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एन के बावलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर, राजस्थान। जैसा कि आपको मालूम है, राजकीय विज्ञान महाविद्यालय में इन दिनों बीएससी फाइनल ईयर और एमएससी फाइनल ईयर की कक्षाएं चालू हो गई हैं अल्टरनेट डेज में। लेकिन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और एमएससी प्रीवियस की कक्षाएँ अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं, लेकिन इन कक्षाओं को हम ठीक उसी प्रकार से जारी रख रहे हैं जिस प्रकार से पूर्ववत हम ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के माध्यम से जारी रख रहे हैं। और उसी कड़ी के अंदर मैं आज बीएससी पार्ट सेकंड के थर्ड पेपर का नया टॉपिक लेने जा रहा हूं, जिसमें हम पेलियोबॉटनी ले रहे थे और पिछली क्लास में हमने राहिनिया नामक टेरिडोफिटिक के फॉसिल प्लांट के बारे में आपसे चर्चा की थी। और आज हम नए फॉसिल प्लांट या फॉसिल टेरिडोफाइट के बारे में बात कर रहे हैं। और इस फॉसिल टेरिडोफाइट का नाम है लेपिडोडेंड्रॉन। इस लेपिडोडेंड्रॉन के ऊपर हम इसको 4 भागों में बांट करके अलग अलग वीडियो जारी कर रहे हैं। आज इस पहले वीडियो के अंदर लेपिडोडेंड्रॉन कैसा प्लांट था, किस प्रकार का प्लांट है, इसका क्या वर्गीकरण है और इस प्लांट की कैसी हैबिट और हैबिटेट थी और इस प्लांट की रूट किस प्रकार की थी, इस बारे में आज हम ये वीडियो ले रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं इस लेपिडोडेंड्रॉन की सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। जैसा कि हमें मालूम है, ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है और उसके अंदर डिवीजन लेपिडोफाइटा का ये मेंबर है और ये क्लास लिग्यूलोप्सिडा का मेंबर है और ऑर्डर लेपिडोडेंड्रिल्स के अंतर्गत आता है। क्योंकि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है ये ट्री की जैसे होती है और इसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाना इसके अंदर परिलक्षित होता है। और इसकी पत्तियां काफ़ी छोटी माइक्रोफिलस या लघुपर्णी होती हैं और लिग्यूलेट होती हैं, यानी कि जिस प्रकार से सिलेजिनला के अंदर लिग्यूल पाया जाता है ऐसे इसके अंदर लिग्यूल पाया जाता था। और इसकी पत्तियां डेसिडुअस पर्णपाती होती थी और इसकी जड़ों की उत्पत्ति राइजोफोर से होती थी। जिस प्रकार से सिलेजिनला के अंदर राइजोफोर के बाद में जड़ का निर्माण होता है, उसी प्रकार से। और इसके अंदर द्वितीयक वृद्धि भी उपस्थित होती थी और इसके जो मेंबर थे ये हेटेरोस्पोरस प्रकार के होते थे और इसकी जो स्पोरोफिल्स होती हैं ये स्पोरोफिल्स सुसंगठित होती थी और इसके जो कॉन्स और स्ट्रोबिलस होते हैं ये व्यवस्थित होते थे और सभी प्रजातियां इसकी एट प्रेजेंट नहीं पाई जा रही हैं, वे विलुप्त हो गई हैं। इस प्रकार से इस प्लांट के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर इस प्लांट की फैमिली की बात करें तो ये लेपिडोडेंड्रेसी का मेंबर है और इसकी प्रजातियां इरेक्ट फॉर्म में पाई जाती थी जो वृक्ष के रूप में होती थी और इसका तना एरियल होता था और इसकी शाखाओं के शीर्ष के ऊपर स्ट्रोबिलस प्रेजेंट होते थे और इसके तने पर और इसकी शाखाओं पर जो ट्रंक होती थी उसके ऊपर गिरी हुई पत्तियों के चिन्ह प्रेजेंट होते थे और स्पाइरल रूप के अंदर ये देखने को मिलती हैं और इस पत्तियां पास पास व्यवस्थित होती थी और पत्तियां पर्वसंधियों पर चक्रीय रूप में पाई जाती थी और ये कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला प्लांट था और ये फॉसिल टेरिडोफाइट्स की लगभग 200 प्रजातियों का वनस्पति शास्त्रियों ने या बॉटनिस्ट ने स्टडी की है। इस विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया है कि लेपिडोडेंड्रिल्स की जो सदस्यों की उत्पत्ति है ये आज से लगभग 360 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, अपर डिवोनियन पीरियड में हुई थी और कार्बोनिफेरस काल में ये अपने चरमोत्कर्ष पर थे, यानी कि काफ़ी अच्छे फल फूल रहे थे और पर्मिनियन पीरियड के अंत में ये लुप्त हो गए थे। लेपिडोडेंड्रॉन की प्लांट बॉडी की हम बात करें तो इसकी प्लांट बॉडी ट्री लाइक होती थी, स्पोरोफाइट के रूप में होती थी और इसका जो वृक्ष होता था ये मुख्य अक्ष से 30 मीटर हाइट होता था और इससे भी ज़्यादा होता था ऊंचाई में और इसका जो बेसल पार्ट होता था, आधारी भाग होता था, उसका डायमीटर करीबन 2 मीटर होता था और इसके मुख्य अक्ष में शीर्ष सिरे पर जो पत्तियां होती थी वो क्राउन के रूप में या मुकुट के रूप में पाई जाती थी
और इसके अंदर जो ब्रांचिंग होता था वह भी देखने को मिलता था। क्राउन के जो बेसल पार्ट होता था इसमें रिपीटेड ब्रांचिंग देखने को मिलता है। लेपिडोडेंड्रॉन की यदि हम फॉसिल्स प्लांट्स की बात करें तो इसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह पर मिले हैं और इनको फोरम जेनेरा के नाम से क्लासिफाई किया गया है या नाम दिया गया है। जैसे हम बात करें इसकी रूट की स्टडी स्टिग्मेरिया नामक फोरम जेनेरा के रूप में हुई है और इसके तने की स्टडी लेपिडोडेंड्रॉन नामक फोरम जेनेरा के रूप में हुई है और इसकी पत्तियों की स्टडी लेपिडोफिलम नामक फोरम जेनेरा के रूप में हुई है और इसके स्ट्रोबिलस या कॉन की स्टडी इस लेपिडोस्ट्रोबिनस फोरम जेनेरा के रूप में हुई है। अब हम बात करते हैं इस प्लांट की जड़ें किस प्रकार की थी जो फोरम जेनेरा स्टिग्मेरिया के रूप में स्टडी किया गया है। इस स्टिग्मेरिया फोरम जेनेरा की सबसे पहले स्टडी स्टर्नबर्ग 1920 ने की थी जो लेपिडोडेंड्रॉन की जड़ के रूप में जाना जाता है, जिसे स्टिग्मेरिया फाइकिडोइडिस के नाम से जानते हैं, जो एक कूट वंश के अंतर्गत आता है। इसकी जो जड़ें होती हैं ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं और इसका जो राइजोफोर्स है ये विकसित होती हैं और इसका जो तना होता है वो 4 हॉरिजॉन्टल रो के रूप में आर्म के रूप में फैली हुई दिखाई देती हैं और इसके द्वारा भूमि पर इसको फिक्स करने का काम करती हैं ये। और इसकी हर एक जो भुजा होती है ये रिपीटेड डाइकोटोमी दिखाई देती है और इसके अंतिम सिरों पर या शाखाओं पर अनेक लिटरल ब्रांचेज या अपेंडेजेस डेवलप होते दिखाई देते हैं। इसको स्टेगमेरियन रूटलेट्स के नाम से जानते हैं, स्टेगमेरियन रूटलेट्स के नाम से जानते हैं और इसके जो उपांग होते हैं उनके ऊपर रूट हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। और फ्रैंकनबर्ग और एगर्ट 1969 का कहना है कि स्टिग्मेरिया की जो जड़ें होती थी वो लेपिडोडेंड्रेसी कुल की प्रमुख विशेषताओं के रूप में पाई जाती थी और स्टिग्मेरियन रूटलेट्स के यदि फीचर्स की बात करें तो ये जड़ों की जैसे थे जैसे इनकी एंडोजिनस ओरिजिन होता था और इनके अंदर डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती थी और इनके अंदर वेस्कुलर स्ट्रैंड में प्राइमरी टिश्यू की व्यवस्था देखने को मिलती थी। ये आप देख सकते हैं ये पूरा प्लांट लेपिडोडेंड्रॉन का प्लांट है जिसकी कल्पना करके ये डायग्राम ड्रॉ किया गया है, जिसमें ऊपर की तरफ लीफ का क्राउन देखने को मिल रहा है और इस हर एक लीफ के एंड के ऊपर स्ट्रोबिलस दिखाई दे रहे हैं और ये इसकी मेन एक्सिस है और इस मेन एक्सिस के ऊपर गिरी हुई पत्तियों के निशान दिखाई दे रहे हैं। यदि एक निशान को इलाबोरेट करें तो इस प्रकार का निशान दिखाई दे रहा है जिसमें लिग्यूल स्कार दिखाई दे रहा है, बंडल स्कार दिखाई दे रहा है, लीफ स्कार दिखाई दे रहे हैं, प्रीकोनस दिखाई दे रहे हैं। ये एक पत्ती के अंदर क्या क्या वेस्कुलर सिस्टम होता था उसके सारे फीचर्स एक लीफ स्कार के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लीफ स्कार मेन एक्सिस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसकी रूट की, जिसे स्टिग्मेरियन सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये आप देख सकते हैं, इससे ये मेन एक्सिस ये डाइकोटोमी होगी, फर्दर ये डाइकोटोमी होगी और इनसे फिर ये रूट्स डेवलप होती हैं। ये राइजोफोर देन इससे रूट्स डेवलप होती हैं। इस प्रकार से इसकी रूट देखने को मिलती है। इसका यदि मूल रोमों की अनुपस्थिति की बात करें तो ये एकदम कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं, यानी कि जड़ों से सबसे बाहरी असमानता, सबसे बड़ी असमानता दिखाई देती है। और इसके अतिरिक्त स्टेगमेरियन रूटलेट्स की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसकी कुछ लक्षण पत्तियों के अंदर भी देखने को मिलते हैं। फिलोटैक्सी की जैसे ही इनकी सर्पिलाकार क्रम उत्पत्ति देखने को मिलती है और इसकी स्टील की बात करें तो जो लीफ गैप्स होते हैं वो भी अंतराल देखने को मिलते हैं। ये जैसे इसका स्टिग्मेरियन सिस्टम है लेपिडोडेंड्रॉन का जो फॉसिल फोरम के अंदर देखने को मिला है। इन फीचर्स जो ऊपर की दो फीचर्स हैं इसके आधार पर लिबेक 1891 और स्कॉट 1938 ने
अवधारणा प्रस्तुत की थी कि स्टिग्मेरियन जो रूटलेट्स हैं ये वास्तव में एक विशिष्ट प्रकार की पत्तियां कही जा सकती हैं जो कि लीफ बीयरिंग स्टेम से उत्पन्न होती थी। वहीं दूसरी ओर जियोबल 1905 और बोवर 1935 का मानना है कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है ये ऑर्गन सुई जेनरिस है, स्वतंत्र उत्पत्ति के रूप में हुई है, जो कि जड़ एवं पर्ण दोनों के सिमिलर फीचर इनके अंदर देखने को मिलते हैं। यदि इन रूट्स की या स्टिग्मेरियन रूट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें और इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें तो इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स दिखाई देते हैं, जिसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टिल देखने को मिलती है। एपिडर्मिस की बात करें तो पेरिडर्म के निर्माण की वजह से एपिडर्मिस इसमें दिखाई नहीं देती है, जो शीघ्र ही नष्ट हो जाती थी, ऐसा बताया गया है। और इसके अंदर कॉर्टेक्स की बात करें तो इसमें दो स्पष्ट क्षेत्र डिफ्रेंशिएट होते हैं। बारीक क्षेत्र को हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं, जिसमें थिन वॉल्ड सेल्स होती थी और पतली परत के रूप में होती थी। अंदर की तरफ मेन कॉर्टेक्स है, जिसे पुनः सब रीजन्स के अंदर बांटा जा सकता है, जो आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स के नाम से जाना जा सकता है। ऐसे ही स्टील की बात करें तो स्टिग्मेरियन रूट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर में पिथ के चारों ओर स्वतंत्र वेस्कुलर सिस्टम रिप्रेजेंट होता था, जिसकी अधिकांश कोशिकाएं प्राय नष्ट हो जाती थी, प्राय डिजेनरेशन स्टेट के अंदर हो जाती थी। इसलिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं रंभ खोखला या होलो दिखाई देता था। रंभ के अंतर्गत प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम के अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं देखने को मिला है। आंतरिक जो जाइलम होता था उसके अंदर स्पाइरल थिकनिंग देखने को मिलती है और इसके आधार पर ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि ये जाइलम एंडार्क प्रकार का होता था और स्टील साइफोनो स्टील प्रकार की होती थी या नालरंभीय प्रकार की होती थी। या इस अवस्था को लाइकोपोड्स के लिए पूर्णतः अप्रत्याशित या असामान्य प्रतीत माना गया है। अधिकांश जाइलम जो ट्रैकिड्स होती थी वो स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग्स युक्त होती थी और जाइलम टिश्यू के अंदर चौड़ी मज्जा रश्मियाँ पाई जाती थी और इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसके अंदर मज्जा प्रेजेंट होती थी और इस क्षेत्र की कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त पैरेन्काइमेटस होती थी और अनेक पंक्तियों के अंदर प्रेजेंट होती थी। इसकी पेरिडर्म की बात करें तो इसकी वल्कुटीय क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ के पश्चात विभिज्योत की प्रकृति धारण करके कोर कैम्बियम का निर्माण करती थी, जिसके द्वारा भीतर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स और बाहर की ओर कोर्क का निर्माण होता था। इस प्रकार से हमने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि लेपिडोडेंड्रॉन फॉसिल के कौन कौन से पार्ट से किस किस रूप में या किस किस फॉर्म जेनरा के रूप में हमारे सामने आए हैं, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जगह से खोजे हैं, उनको अलग अलग नाम दिया गया है। और उसमें सबसे पहले हमने रूट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एज वेल एज इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को आपके सामने डिस्कस किया है। इस वीडियो को अध्ययन करने के लिए आप घर रहिए और अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोरोना काल में घर पर रहते हुए अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।